स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एबीएम कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, सह समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी, सोशोलॉजी ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए CC 7th पेपर रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया लेकर के आया हूँ। इस पेपर में कुल 6 अध्याय हैं। ये लास्ट अध्याय की पढ़ाई हो रही है। इससे पूर्व कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वो मैं बतला चुका हूँ और सोशल रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में इससे पूर्व के वीडियो में भी मैंने चर्चा किया। आज मैं आप लोगों के सामने योजना के बारे में बात करेंगे, प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। क्या कि छठा टॉपिक का नाम है सोशल रिकन्स्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। तो प्लानिंग किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का अर्थ क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नियोजन के अर्थ देखेंगे, ये आर्थिक शब्दावली है। मुख्य रूप से ये आर्थिक शब्दावली है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु भी रहा है। इसके अंतर्गत जन कल्याण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने या राष्ट्रीय दुर्लभ साधनों का प्रयोग करके आर्थिक सामाजिक कल्याण को अधिकाधिक विकसित करने की कोशिश की जाती है। नियोजन का यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस पर कार्ल मैनहीम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और कार्ल मैनहीम के जो पुस्तक है मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन और दूसरी पुस्तक है फ्रीडम, पावर एंड डोमेस्टिक प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्लानिंग, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग। इन दोनों पुस्तकों में नियोजन तथा सामाजिक नियोजन की अवधारणाओं को विस्तार से इन्होंने चर्चा किया। यदि आप अन्य विद्वानों को देखेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने इनको परिभाषित करने का परिभाषित किया भी है कि जैसे कार्ल मैनहीम, जी मिर्डल, एंडरसन तथा पार्कर, इन लोगों ने भी इसको परिभाषित किया। लेकिन भारतीय नियोजन आयोग या योजना आयोग 1951 में जो योजना के बारे में परिभाषित किया था वो ये कि आर्थिक नियोजक साधनों के संगठनों की यह प्रणाली है जिसके माध्यम से कुछ निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ये कौन बतलाए थे? भारतीय नियोजन आयोग। जबकि कार्ल मैनहीम क्या बतलाते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई क्रिया उचित साधनों के चयन तथा उनके प्रयोग द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ती है। जी मिर्डल ने एक पुस्तक लिखा था द वेलफेयर स्टेट। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा, नियोजन किसी देश की सरकार द्वारा किए गए वे जागरूक प्रयास हैं जिसके द्वारा लोक नीतियों को अधिक तार्किक ढंग से समन्वित किया जाता है ताकि अधिक तेजी से पूर्णतया से भावी विकास के उन लक्ष्यों पर पहुंचा जा सके जो कि विकसित होती हुई राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किए गए। ठीक उसी प्रकार से एंडरसन तथा पार्कर ने भी अपनी एक पुस्तक सोसाइटी में चर्चा किया है, सामाजिक नियोजन या चेतन रूप से निर्देशित सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा कार्यक्रम का विकास है जो कि किसी समाज के लिए या उसके किसी भाग के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है, ऐसा लिखा। साथ ही इलियट एवं मैरिल ने भी बतलाया है कि नियोजन वह साधन है जिसे सदैव किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है। दरअसल यदि हम देखें कि प्लानिंग है क्या, तो इसमें 3-4 बिंदु को आप लोग जरूर याद रखें। सबसे पहला चीज़ कि एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा चीज़, उस लक्ष्य की पूर्ति कितने अवधि में करना चाहते हैं आप, तो एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। और तीसरा चीज़ है कि जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसका भरपूर दोहन, यानी कि उपलब्ध संसाधनों का भरपूर दोहन करते हुए एक निश्चित समयावधि में लक्ष्य की प्राप्ति करना ही नियोजन है, प्लानिंग है। इस प्रकार से आप देखेंगे नियोजन की विशेषताएं जो है वो आपको झलक के सामने आएगी। नियोजन की अवधारणा से, परिभाषा से यदि नियोजन की विशेषता को पूछा जाए तो आप क्या बतलाएंगे? तो नियोजन की मुख्य विशेषताएं जो है
कि नियोजन में सार्वजनिक व निजी उपक्रम का सहयोग होता है, एक चीज। दूसरा, नियोजन के महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानव जीवन की समस्त पहलुओं का समग्र विकास करना, एक निश्चित समयांतरण में लक्ष्य की प्राप्ति। चौथी विशेषता हो सकती है इसकी संपूर्ण सामाजिक संरचना में परिवर्तन व विकास करना। पांचवी हो सकती है लक्ष्य व साधनों के बीच तार्किक संबंध होना। छठी विशेषता हो सकती है नियोजन के कुछ लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। सातवीं विशेषता हो सकती है कि नियोजन की निरंतरता लक्ष्य के अनुकूल हमेशा अग्रसर रहती है। अगली विशेषता हो सकती है नियोजन का मुख्य आधार विकास का होना है। अगली विशेषता हो सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के नियोजन तथा समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, प्रजातांत्रिक, अस्थायी और अस्थायी, दीर्घकालिक, केंद्रित, विकेंद्रित, निर्देशित, प्रेरित आदि नियोजन का भी होना। अगली विशेषता हो सकती है नियोजन राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, सस्ता तथा अल्प विकसित स्तरों का क्रियान्वयन का होना। इस प्रकार से आपने देखा कि ये नियोजन की मुख्य विशेषता है। यदि पूछा जाए कि नियोजन का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो नियोजन का उद्देश्य यदि देखेंगे तो ये भी बड़ी विस्तार रूप में सामने आती है। जैसे राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना इनका उद्देश्य है, उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, समाजवादी आदर्शों के समाज की स्थापना करना, बेरोजगारी तथा गरीबी की समस्याओं का समाधान करना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, आय एवं धन के वितरण की विषमता को कम करना, पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास एवं औद्योगिकीकरण करना, संतुलित आर्थिक विकास करना, विदेशी एवं पूंजी निर्माण को भी बढ़ावा देना, साथ ही सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत सामाजिक सेवा को बढ़ावा देना। ये सब के सब इनके उद्देश्य हो सकते हैं। अब देखेंगे H.F. फेल्प्स थे, उन्होंने अपनी पुस्तक कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स में सामाजिक नियोजन के 4 लक्ष्य बतलाए थे। एक, गरीबी तथा अपव्यय का उन्मूलन। दूसरा, शरीर व मानसिक रोगों की रोकथाम। तीसरा, सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों के सामाजिक स्रोतों की समाप्ति। और चौथा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का विस्तार। इसके बाद देखते हैं C.C. नॉर्थ ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल प्लानिंग में 5 उद्देश्य बतलाए। एक ये कि बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजित समाज। दूसरा, अधिक तार्किक समाज। तीसरा, एक सहभागी समाज, एक स्वतंत्र समाज और एक प्रजातांत्रिक समाज। इस प्रकार से आर्थिक नियोजन या नियोजन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। समाजवादी एवं लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता, सुदृढ़ता और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होता है। 1951 ईस्वी से भारत में आर्थिक आयोजन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसके 5 दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। एक, आर्थिक विकास और समृद्धि। दूसरा, आत्मनिर्भरता। तीसरा, रोजगार का सृजन। चौथा, सामाजिक न्याय। और 5वां, निर्धनता उन्मूलन। जहाँ तक बात है कि योजना के प्रकार, तो आर्थिक नियोजन को विभिन्न देश अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों के भिन्नता के आधार पर तय करते हैं। फलतः नियोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे उन्हें बतलाया कि प्रजातांत्रिक नियंत्रण हो सकता है, साम्यवादी नियोजन हो सकता है, केंद्रीकृत योजना हो सकती है, विकेंद्रीकृत नियोजन होता है, पूंजीवादी नियोजन, समाजवादी नियोजन, समग्रवादी नियोजन, निर्देश द्वारा नियोजन, प्रोत्साहन द्वारा आयोजन, आदेशात्मक आयोजन, सांकेतिक आयोजन। ठीक है। इसके बाद व्यववर्ती आयोजन, जिसको कि रोलिंग प्लानिंग कहते हैं, वित्तीय आयोजन तथा भौतिक आयोजन, दृष्ट आयोजन, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ये सब के सब क्या है, प्लानिंग के प्रकार होता है। अब सवाल आती है कि सफल योजना के लिए आवश्यक एलिमेंट्स क्या है, आवश्यक तत्व क्या हो सकता है। तो किसी भी योजना की सफलता के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर योजना आयोग था, तो अब योजना आयोग तो समाप्त हो गई, यहाँ पर नीति आयोग का गठन हो चुका है भारत में। इसके बाद सांख्यिकी आंकड़ा, स्टैटिस्टिकल डेटा की जरूरी पड़ती है। इसमें लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के निर्धारण में प्राथमिकता होनी चाहिए, संसाधनों का संग्रहण होनी चाहिए, योजना में तारतम्यता होनी चाहिए, ईमानदार व कुशल प्रशासन होना जरूरी है, विकास की कुशल एवं समुचित नीति भी होनी चाहिए,
शासन में मितव्ययता भी होनी चाहिए, उपयोग का सिद्धांत होना चाहिए, योजना में लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, योजना की प्रजातांत्रिक संरचना भी होनी चाहिए। ये सब के सब क्या है, मेजर एलिमेंट्स हो सकता है। अब देखेंगे E.K. विल्सन ने एक पुस्तक लिखा सोशियोलॉजी, उसमें नियोजित परिवर्तन के लिए कुछ आवश्यकताओं पर भी चर्चा किया है। जैसे वो 3 बिंदु को यहाँ उभार करके सामने रखे हैं। कार्य करने के विलंब के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा, एक तरीके से दूसरे तरीके को बेहतर समझने पर विश्वास होनी चाहिए। और तीसरा, क्रिया अनुसंधान के नियोजन हेतु वस्तुस्थिति तथा संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन होना चाहिए। एंडरसन तथा पार्टर ने नियोजन हेतु कुछ आवश्यकताओं पर भी बल दिया, जिसमें कि जन सहभागिता पर बल दिया। दूसरा, लक्ष्य, साधन एवं कार्यों का निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के लिए कार्यक्रम का विकास। और तीसरा चीज बताए थे कि नियोजन को क्रियान्वित करने वाले कुशल एवं दक्ष नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट होना जरूरी है। भारत में देखेंगे जो पंचवर्षीय योजना जो चली, वो प्रथम से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जिसका मुख्य प्राथमिकता जो था उस समय कृषि एवं संबद्ध सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और भारी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा इसको प्राथमिकता में रखा गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में चला और कृषि एवं खाद्यान्न को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 तक चली और इसमें अस्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 1979 तक 1974 से 1979 तक चली थी। इसकी प्राथमिकता थी कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण को प्राथमिकता इस योजना में दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच चली और कृषि, उद्योग, ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन इन सबको प्राथमिकता दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में चली और इसमें ऊर्जा एवं खाद्यान्न को प्राथमिकता दी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 1992 से लेकर 97 तक चली और इसमें मानव संसाधन को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 1997 से लेकर 2002 तक चली। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन इसको मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चली थी। इसमें रोजगार, ऊर्जा तथा सामाजिक योजना, अधिसंरचना का विकास इस पर बल दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली। आर्थिक विकास और स्थिरता, समग्र वृद्धि इसको तरजीह दिया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली। इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में योजना कैसे कब चला। तो इस तरह से आप सबों का यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी का CC 7 पेपर रूरल सोशियोलॉजी भी समाप्त हो गई। 5th पेपर भी आप लोगों का समाप्त हो गया और 7th पेपर भी समाप्त हो गया। अब आप लोग गर्मी छुट्टी में या ग्रीष्मकालीन अवकाश में इन सब की तैयारी करें और वीडियो को बार बार देखें और इसको अपने स्तर से भी लिखने का प्रयास करें। आज यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।